हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल. Today our topic is inflation. We are going to understand the meaning of inflation, what are the various types of inflation, what are the causes from the demand side and from the supply sides, and what are the government measure to check the inflation. अगर आपको मेरा ये टॉपिक जो है यूजफुल लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए. तो दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो. ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है. और यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है. तो इन्फ्लेशन का जो मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. Inflation is a state of rising general price level in the economy. तो जब कीमतों के अंदर लगातार इंक्रीज होता है, जब कीमतों के अंदर लगातार वृद्धि होती है, देन वी से इट्स ए इन्फ्लेशन. persistent rise का मतलब होता है continuous rise in prices is called inflation. Some of the economists say it's a phenomena of rising price level in the economy. सम ऑफ द सेज से मॉनेटरी फिनोमिना के लोगों के पास मनी की सप्लाई होती है जिसकी वजह से वो चीज़ों की डिमांड करते हैं और चीज़ें उत्पन्न नहीं होती तो जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है. और केन्स का मानना है कि जैसे यहाँ पे ये दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, उसके बाद अगर डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे क्योंकि हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते तो प्राइसेस बढ़ती जाए. तो इन्फ्लेशन इज ए पोस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमिना. These are the few definition. Gregory, inflation is increase in the quantity of purchasing power. कि जब लोगों के पास purchasing power बढ़ जाती है, then the demand goods एंड सर्विसेज और वो उतनी होती नहीं है तो जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है. अकॉर्डिंग टू पीटरसन, द वर्ड इन्फ्लेशन इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस रेफर टू एनी इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल विच इज सस्टेन एंड अननॉन सीजनल इन कैरेक्टर. इन्फ्लेशन इज द स्टेज ऑफ टू मच मनी कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है पर चीजें बहुत कम है तो जिसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ जाता है. इन्फ्लेशन इज ए सिंपली अ परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल. अकॉर्डिंग टू केन्स, इन्फ्लेशन जो है दो तरह की है, सेमी इन्फ्लेशन एंड ओपन और फुल एम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेमी इन्फ्लेशन की जब क्वांटिटी ऑफ मनी यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के पास इंक्रीज होती है बट फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो उससे क्या होता है कि आउटपुट भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, प्राइसेस भी बढ़ती हैं बट उस पोर्शन के अंदर नहीं बढ़ती जिस पोर्शन के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी. तो ये जो इन्फ्लेशन है इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है मोबाइल नहीं होते. उसी तरह ओपन और फुल एम्प्लॉयमेंट जो होती है कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद बढ़ती है तो वहाँ पे चीज़ों को हम सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सप्लाई जो है लिमिटेड है जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो इसको हम ओपन, फुल, ट्रू और एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन कहते हैं और ये इकोनॉमी के लिए डेंजरस होती है. इस तरह से हम इसको डायग्रामेटिकली जो है इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे जैसे ये जो है ये वाला जो लेवल है ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है. उससे पहले ये जो मनी सप्लाई बढ़ती है उससे क्या होता है कि क्वांटिटी भी बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ता है बट उतना नहीं बढ़ता. और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होता है कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है क्योंकि प्रोडक्शन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते. तो ये एक ओपन और फुल एम्प्लॉयमेंट ये ट्रू इन्फ्लेशन होती है. तो जनरली जो रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन है. Rise in price is mainly due to increased demand for goods. As the population is growing at a rapid speed, they are demanding more goods, but supply of goods is less. देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब डिमांड बढ़ जाती है और चीजें उतनी सप्लाई में नहीं होती. डिमांड इस वजह से राइज होती है कि जैसे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है या लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है या लोगों के पास ब्लैक मनी है या मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है या सरकार जो है डिफिसिट फाइनेंसिंग करती है, नए नोट छापती है. या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो सकती है कि जहाँ पे
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और जिसकी वजह से जैसे इनपुट की प्राइसेस बढ़ गई, लेबर की वेजेस बढ़ गई, टैक्सेस बढ़ गए और जो ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल, डीजल की प्राइसेस बढ़ गई या टेक्नोलॉजी पुअर है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। Now we will understand what are the various types of inflation. We could define the type of inflation on the basis of common control. First is open inflation, refer to a situation at which no steps are taken to control the rising prices. कि जैसे prices बढ़ रही है, but government कोई steps नहीं ले रही और prices जो है they are allowed to rise without any attempt on the part of the government to control. तो यहाँ पे गुड्स जो है लोगों को अवेलेबल है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कि सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करती। सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन होती है कि यहाँ पे प्राइसेस राइज कर रही है बट गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जैसे राशनिंग या प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये ओपन इन्फ्लेशन से ज्यादा डेंजरस है क्योंकि अंडर सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन प्राइस मैकेनिज्म जो है वो अनऑपरेटिव हो जाता है, ब्लैक मार्केट करप्शन और सोर्सेज जो होते हैं इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सरकार का कंट्रोल जो होता है खत्म होता है, तो ये बहुत डेंजरस स्थिति जो है। और टाइम के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं वॉर टाइम इन्फ्लेशन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर। जब वॉर होती है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो वॉर के अंदर चीजें चाहिए होती हैं तो वो चीजें ज्यादा मैन्युफैक्चर होती हैं और जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो कम मैन्युफैक्चर होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन फैलती है। पोस्ट वॉर के बाद क्या होता है कि इन्फ्लेशन वॉर जब खत्म हो जाती है तो गवर्नमेंट को काफी सारा जो अमाउंट है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी होती है उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने पे खर्च करना पड़ता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो वॉर के दौरान टैक्स लेवी किए होते हैं उसको खत्म करते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लोन्स को रीपे किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो चीजों की डिमांड करते हैं और चीजें उतनी नहीं होती। और उसी तरह थर्ड जो है दैट इज द पीस टाइम इन्फ्लेशन। जैसे अंडर डेवलप इकोनॉमीज हैं तो उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ताकि वो डेवलपमेंट प्रोसेस को बूस्ट कर सके, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सरकार नोट छापती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, घाटे का बजट अडॉप्ट करती है, जिसकी वजह से वो नोट्स प्रिंट करती है, तो जिसकी वजह से मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन द क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यहाँ पे जैसे बच्चा गिरता है तो प्राइसेस स्लो मैनर के अंदर राइज होती हैं 3%। सच एन इन्फ्लेशन इज नॉट बैड फॉर द इकोनॉमी और ये नेसेसरी भी होती है। वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है जहाँ पे वो मोमेंटम ले लेती है, जब ओवर द डेकेड प्राइस राइज जो है 30 to 40% होता है। रनिंग और गैल्पिंग इन्फ्लेशन होता है कि जब बहुत तेजी के साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है 80 to 100%, तो ये जो इन्फ्लेशन होती है इसका मिडिल और पुअर क्लास के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट होता है, लोगों की सेविंग को डिस्करेज करती है। हाइपरा इन्फ्लेशन होती है कि जैसे हाइड्रा जो है मतलब एक सिर कटते हैं तो दूसरा उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रेट पे ये प्राइस राइज होता है, तो ये पूरी इकोनॉमी को जो है आउट ऑफ द गियर कर देता है क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत डेंजरस तरीके से ये राइज होती है। इसको हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं परसेंटेज इन प्राइस, यहाँ पे हम लेते हैं टाइम। सो दिस इज द क्रीपिंग, दिस इज द वॉकिंग और दिस इज द गैल्पिंग और दिस इज द रनिंग इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप सेक्टोरल प्रोडिक इन्फ्लेशन, जैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर हम कहें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो इसके अंदर इन्फ्लेशन है। व्हेन इन्फ्लेशन इफेक्ट ओनली पर्टिकुलर पार्ट और सेक्टर और कवर वन और टू, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्टर हो गया या एक या दो चीजों के अंदर एग्जिस्ट करती है। कंप्रिहेंसिव इन्फ्लेशन होती है कि जो गिवन पार्ट ऑफ द कंट्री नहीं पूरी कंट्री को जो है कवर करती है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जैसे पावरफुल ट्रेड यूनियन होती हैं वो कहते हैं कि हमारे लेबर की वेजेस इंक्रीज करो, बट लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती, तो जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाती है। और प्रॉफिट इंड्यूस्ड होती है कि जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने मतलब ग्रुप्स बना लेती हैं और इकट्ठे मिलके प्राइसेस को हाई कर देती है और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है।
डेफिसिट इंड्यूस्ड होता है कि जब घाटा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापे जाते हैं, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, बट प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज नहीं होता। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस के यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो वृद्धि होती है, जैसे रॉ मटेरियल बढ़ जाता है, टैक्सेस एंड ड्यूटी बढ़ जाती है, और यहाँ पे वेजेस बढ़ती हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन डिमांड साइड पे, जहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं कि जब गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड करते हैं कि जैसे सरकार जो है कहीं पे रोड्स बना रही है, कहीं पे ब्रिजेस बना रही है, या कहीं पे हॉस्पिटल बना रही है, कहीं पे पार्क बना रही है, तो जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, और वो चीज़ों की डिमांड करते हैं, और चीज़ों की सप्लाई जो होती है लिमिटेड होती है। और उसी तरह फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन जो है उसके बाद नहीं हो सकती, तो डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस राइज हो जाता है। सेकंड सिचुएशन है कि जब घाटे की स्थिति को पूरा करने के लिए, जब गवर्नमेंट जो है अपने घाटे को पूरा करने के लिए नोट्स प्रिंट करती है, तो मनी ज़्यादा सर्कुलेशन में आ जाती है, और जिसकी वजह से लोगों के पास मॉनेटरी इनकम बढ़ जाती है, एंड दे डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज, और उतनी प्रोडक्शन नहीं होती। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है चीप मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर आपको बड़ी आसानी के साथ लोन जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, तो लोगों के पास उधारी पे पैसा जब ज्यादा आ जाता है, वो चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं, पर चीजें उतनी अवेलेबल नहीं होती। और उसी तरह इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम के, जब लोगों की इनकम जो मतलब इनकम ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको वो खर्च कर सकते हैं, तो वो चीज़ों की डिमांड करते हैं, और चीज़ें उतनी नहीं होती, तो जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। ब्लैक मनी, देखो ब्लैक मनी वो मनी होती है जिसके ऊपर लोगों ने टैक्स नहीं पे किया होता है, जो रिश्वत आती है, या अनअकाउंटेड मनी जो है जिसको वो स्पेंड करना चाहते हैं, वो लग्जरी और जो दिखावे की चीजें होती हैं उस पर ज्यादा खर्च करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। और उसी तरह ही जब लगता है कि प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, तो फर्म अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, जिससे ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होती है, और कैपिटल गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। जब टैक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, तो लोगों की जो रियल एंड मॉनेटरी इनकम है, रियल का मतलब है परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से इफेक्टिव डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। नाउ वी विल सी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि प्रोडक्शन कम होती है सप्लाई साइड पे। अभी पहले हमने देखा था डिमांड साइड पे, तो यहाँ पे लेस प्रोडक्शन होती है। सप्लाई साइड का मतलब होता है कि कितनी गुड्स अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर लोग इनकम खर्च करते हैं। अगर देखो ये रीजन बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि जैसे लोग चीजों की डिमांड करते हैं और उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, तो डिमांड ज्यादा होती है, प्रोडक्शन कम होती है, तो जिसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड द सेकेंड इज आर्टिफिशियल स्केर्सिटी। जब लोगों को लगता है कि हमें ज्यादा भी, अगर हम मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल स्केर्सिटी कर दे तो प्राइस राइज हो जाएगी, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो लोग क्या करते हैं कि जो होर्डर्स हैं, प्रॉफिटियर्स हैं, वो आर्टिफिशियली चीजों को जो है लिमिटेड करते हैं, ताकि चीजों की शॉर्टेज हो जाए और उनका मुनाफा बढ़ जाए, तो प्राइस राइज बढ़ जाता है। और कई बार क्या होता है कि सरकार जो प्रोडक्शन पे ज्यादा टैक्स लगाती है, तो जिससे लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है कि हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और उसी तरह ही जैसे पल्सेस एडिबल जो है चीजों की सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। और उसी तरह जब इंडस्ट्री के अंदर स्ट्राइक्स होती है, लॉकआउट्स होते हैं, तो प्रोडक्शन कम होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाती जितनी की डिमांड होती है। जब टेक्निकल चेंजेस आती हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जब वो टेक्निकल चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। when new invention take place with the reduction in production going down, कि जब न्यू इनोवेशंस होती हैं तो प्रोडक्शन नीचे चली जाती है। टेक्नीशियन और स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको रेम्युनरेशन वो पीरियड के अंदर
टेक केयर आता है, तो जिसकी वजह से वो चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो चीज़ें उतनी नहीं होती। कई बार रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। जैसे एग्रीकल्चर जो है वो नेचुरल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, और जब रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है या ड्रॉट आ जाता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर शॉर्टेज आ जाती है। उसी तरह जब प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है। और जब युद्ध होता है, वॉर टाइम होता है, तो उस वक़्त भी वॉर टाइम चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है और कंज्यूमर गुड्स कम बनती हैं। और इंटरनेशनल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस होती है, तो जिसकी वजह से दूसरी चीज़ों की भी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। गवर्नमेंट की कई बार जो पॉलिसी होती है जिसके अंदर वो रिस्ट्रिक्टिव होती है, फेवरेबल नहीं होती, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम आती है। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी बॉटलनेक का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स आती हैं, काफ़ी सारी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इनकी सप्लाई इर्रेगुलर हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है नीचे चली जाती है। Now we will understand what are the various measures which are adopted by the government to control the inflation. Monetary measures, fiscal measures and other measures. तो मॉनेटरी मेयर का मतलब होता है कि जहाँ पे मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को रोका जाए। इन्फ्लेशन इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि वहाँ पे मनी की सप्लाई ज़्यादा है। तो किस तरह से हमने मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना है ताकि प्राइसेस को स्टेबलाइज करे। तो यहाँ पे आरबीआई क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि एपेक्स बैंक है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जो है मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और रेगुलेट करता है ताकि प्राइसेस को स्टेबल किया जा सके। तो इसके अंदर जो सम इम्पोर्टेंट मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन है, कि जैसे क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, क्वालिटेटिव मेजर है जिसके अंदर क्या होता है कि कोटा वगैरह होता है, जिसके द्वारा लोगों को अपील की जाती है। तो जो मॉनेटरी मेजर अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कंट्रोल ओवर मनी है, गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगाती है ऑन द इश्यू ऑफ द मनी बाय द सेंट्रल बैंक, के मनी की सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तो जिसके अंदर क्या होता है कि क्रेडिट कंट्रोल के अंदर सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर यूज़ करती है, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव के अंदर जैसे बैंक रेट इंक्रीज़ करते रहता है, तो जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो रेज़ कर दिए जाते हैं, ओपन मार्केट के अंदर सिक्योरिटी सील की जाती है, ताकि बैंक्स की जो है, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम पैसा जो है उधारी पे दें। और उसी तरह क्रेडिट राशनिंग करती है कि इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना, और जब लोगों को बैंक से लोन लेते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर देती है। और उसी तरह सेंट्रल बैंक जो है दूसरे बैंक्स को भी डायरेक्टिव इश्यू करती है कि वो क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करे। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, जिसके द्वारा वो मनी की सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और उसी तरह एक थर्ड जो है दैट इज द डीमोनेटाइजेशन। तो इसके अंदर जो पुरानी करेंसी होती है उसको मतलब सर्कुलेशन से हटा लिया जाता है, उसकी बदले में नए नोट जो है इशू किए जाते हैं, ताकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको सोखा जा सके। फिस्कल मेयर के अंदर जो कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी है, तो यहाँ पे जब इन्फ्लेशन होती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज किया जाता है, ताकि मतलब वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इज द एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करती है और उसी तरह पब्लिक डेट को इंक्रीज करती है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर की परचेजिंग पावर है उसको मतलब सरकार जो है अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है कि वो पैसा सरकार के पास चला जाता है, जैसे उनको डिबेंचर और बॉन्ड सेल करती है। उसी तरह जो पुराना डेट है उसकी पेमेंट के अंदर डिले करती है, ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ना आए। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है नए टैक्स लगाती है या जो पुराने टैक्स है उनके रेट एनहांस करती है। यहाँ पे होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर को वो कर्ब करने की कोशिश करती है। उसी तरह ओवर वैल्यू ऑफ द मनी, ओवर वैल्यू ऑफ द मनी का मतलब होता है कि जैसे हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे क्या है कि पहले मान लो जैसे 75 का $1 आता है, अब हमने पैसे की ओवर वैल्यू करते हैं तो अब वही चीज़ हमें $1 जो है 70 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पैसा जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। अब हमें कम पैसे देके डॉलर खरीदना पड़ा है। तो इससे इम्पोर्ट इनकरेज होगी और एक्सपोर्ट डिस्करेज होगी। और डेफिसिट
फाइनेंसिंग के अंदर भी वो कम से कम नोट प्रिंट करें ताकि मनी की सप्लाई कम हो। अदर मेयर जो है जिसके अंदर कोशिश करती है कि प्रोडक्शन को इनहांस हो, क्योंकि मतलब इस वजह से इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ चेकिंग द इन्फ्लेशन। दोज गुड्स भी प्रोड्यूस मोर जिसकी प्राइसेस जो है राइज रेपिडली। तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो नेचुरली सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस कम होगी। और उसी तरह कमर्शियल पॉलिसी प्रॉपर अडॉप्ट करे कि जो ज़्यादा चीज़ें डिमांड में हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए, उनकी एक्सपोर्ट को कम किया जाए। और एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की जाए कि वो उन इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे जिनकी प्रोडक्शन को हम तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं और जिनकी डिमांड भी है। और उसी तरह राशनिंग सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए ताकि ये नहीं कि कोई कस्टमर ज़्यादा ले जाए, तो सब कस्टमर को एसेंशियल रिक्वायरमेंट फेयर प्राइसेस के अंदर राशनिंग के द्वारा अवेलेबल होनी चाहिए। कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इससे भी क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर होल्डर की परचेजिंग पावर इन्हांस नहीं होती, तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। और उसी तरह प्रॉपर वेज पॉलिसी, क्योंकि अगर हायर वेजेस होती हैं तो जिसकी वजह से अगर प्रोडक्टिविटी इन्हांस नहीं होती तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है। तो प्रॉपर वेज पॉलिसी अडॉप्ट करके भी इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है।